हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस क्लासेज। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से जुड़ गए हैं। आज की क्लास का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान का इतिहास से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ते हुए चलिएगा। एक क्वेश्चन में अपन 4 से 5 क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने ब्रिटिश सरकार से संधि की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। राजस्थान की फर्स्ट रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश सरकार से संधि की थी? तो इसका सही आंसर बताइए। करौली, सिरोही, उदयपुर या जयपुर? तो इसका सही आंसर करौली। करौली एकमात्र फर्स्ट रियासत थी जिसने सबसे पहले ब्रिटिश सरकार से अधीनता स्वीकार कर ली थी, मतलब संधि कर ली, मतलब अधीनता ही स्वीकार कर ली थी। तो अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। करौली के शासक कौन थे? हरबख्शपाल सिंह, हरवंत पाल सिंह। इन्होंने संधि कब की थी? इन्होंने संधि की थी 1817 के अंदर। तो इसका मतलब इसके बाद में ही सभी ने संधि की होगी। तो प्रथम रियासत है जिसने सबसे पहले संधि की है। तो आप समझ सकते हैं सबसे पहले संधि की शुरुआत 1817 में हुई थी। उसके बाद में ज़्यादातर रियासतों ने, जैसे उदयपुर वगैरह, ज़्यादातर रियासतों ने 1818 में संधि कर ली थी। सबसे पहले करौली ने की थी 1817 के अंदर। उसके बाद में ज़्यादातर रियासतों ने 1818 में संधि कर ली थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जा चुका है, वो और बता देता हूँ इसमें। सबसे लास्ट में संधि किसने की थी? फर्स्ट नंबर पे तो करौली ने कर ली थी, सबसे लास्ट में करी थी सिरोही ने। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। अब सिरोही ने कब की थी ये देखिएगा। तो सिरोही ने की थी 1823 के अंदर। 1823 में संधि करी थी सिरोही रियासत ने। और सिरोही के शासक कौन थे? शिव सिंह। सिरोही के शासक थे शिव सिंह। अब आप पूछेंगे कि सिरोही ने सबसे लास्ट में संधि क्यों की? सबसे पहले तो की थी करौली ने, उसके बाद में लगभग उदयपुर, जयपुर, चित्तौड़ आसपास, मतलब जो भी मेवाड़ का इलाका था, मारवाड़ का इलाका था, सब ने लगभग 1818 के आसपास संधि कर ली थी। लेकिन जो सिरोही के शासक थे शिव सिंह, उन्होंने 1823 में क्यों की? इसके पीछे की वजह यह है कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो यह मानती थी कि जो उदयपुर और जो मेवाड़ का जो इलाका है उसी के अंदर सिरोही आता है। उनको ये लगता था कि हमने अगर मेवाड़ के इलाके से संधि कर ली है तो सिरोही इसी के अंदर इंक्लूड होता था, उसी के अंदर काउंट करते थे ये सिरोही को भी। मेवाड़ रियासत के अंदर ही सिरोही आता है। लेकिन शिव सिंह ने खुद से जाके, सामने से जाके चला के कहा था 1823 में जाकर के कि मुझसे संधि क्यों नहीं की। तब उन्हें ऐसा लगा, तब उन्होंने मेवाड़ के शासक से पूछा कि भाई आपसे अलग है क्या सिरोही? तो मेवाड़ के शासक ने तो कहा ये हमारे अंडर में आता है। लेकिन फिर भी शिव सिंह ने ज़बरदस्ती खुद से जाकर के, सामने से जाकर के उनको कहा कि उनसे संधि कीजिए। इसलिए ये संधि लेट हुई थी। तो 1823 के अंदर सिरोही के शासक के द्वारा, शिव सिंह के द्वारा सबसे अंत में संधि की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हुरडा सम्मेलन कब हुआ? स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। हुरडा सम्मेलन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि एक साथ अपन करने का प्रयास करेंगे। हुरडा सम्मेलन के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो देखिएगा। हुरडा सम्मेलन कब हुआ? 1734 ईस्वी, 1736, 1747 या 1717? इसका सही है 1734 ईस्वी में। हुरडा सम्मेलन 1734 ईस्वी में हुआ था। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? अगर डेट एग्जैक्ट पूछे तो आपको याद रखना है 17 जुलाई 1734। 17 जुलाई 1734 में हुर्रा सम्मेलन हुआ था। और यह सम्मेलन की मतलब अध्यक्षता किसने की थी, ये क्वेश्चन भी बहुत बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिएगा हुर्रा सम्मेलन की जो रूपरेखा है, मतलब जो खाका तैयार किया था कि भाई अपने को कैसे वर्क करना है या फिर कहाँ पे मीटिंग बुलानी है, किस किस को बुलाना है। तो एक तरीके से रूपरेखा, मॉडल बनाना कि भाई किस प्रकार से अपने को यूज़ करना है इस चीज़ को। तो उसकी रूपरेखा तैयार की थी संग्राम सिंह। ये राजा का नाम पूछा जाता है, संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा, संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा यह रूपरेखा तैयार। अब ये संग्राम सिंह द्वितीय कौन है? ये मेवाड़ के शासक है जिन्होंने सहेलियों की बाड़ी, सह से संग्राम सिंह और सह से सहेलियों की बाड़ी जो उदयपुर के अंदर स्थित है, वो संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा ही बनवेगी। अब आप याद रख सकते हैं, इन्होंने रूपरेखा तैयार की थी, खाका तैयार किया था। उसके बाद में अध्यक्षता किसने की थी? तो ये मेवाड़ के शासक हैं जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और यह भीलवाड़ा में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। हुर्रा सम्मेलन हुआ कहाँ पे था? भीलवाड़ा में यह सम्मेलन हुआ था। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपको सारे के सारे फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजस्थान की एकमात्र रियासत इस जिसके संस्थापक मुस्लिम थे, इसके नहीं होगा, यहाँ पे होगा जिसके जिसके संस्थापक मुस्लिम थे। ये भी काफ़ी अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार रिपीट हो चुका है। तो एकमात्र ऐसी कौन सी रियासत है जो मुस्लिम रियासत भी बोल सकते हैं या फिर जिसके संस्थापक मुस्लिम थे, ये भी अपन बोल सकते हैं। तो ऐसी कौन सी जो रियासत है जो मुस्लिम रियासत थी या फिर जिसके संस्थापक मुस्लिम थे, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आंसर बताइए, अजमेर, जयपुर, टोंक
या भरतपुर? तो इसका सही आंसर है टोंक। टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी और जिसके संस्थापक मुस्लिम थे। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, इसकी स्थापना 1817 में की गई थी। टोंक रियासत की स्थापना 1817 में की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? तो आपको नाम याद रखना है, अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, टोंक में एक महल पड़ता है, मुबारक महल। ये दो जगह पड़ता है मुबारक महल, एक जयपुर में भी मुबारक महल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो टोंक का मुबारक महल है वहाँ पर ऊँट की कुर्बानी दी जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ऊँट की बलि दी जाती है। ऊँट की बलि या कुर्बानी ऐसा आएगा, मतलब ऊँट की कुल मिला के वहाँ पे मतलब ऊँट को काटा जाने का काम किया जाता है। ऊँट की बलि या फिर कुर्बानी देने जाने का कार्य यहाँ पे मुबारक महल टोंक में किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि ऊँट की बलि या फिर कुर्बानी कौन से महल के सामने दी जाती है? तो मुबारक महल टोंक के वहाँ पे दी जाती है। और मुस्लिम रियासत है एकमात्र, और संस्थापक भी नाम याद रखिएगा, अमीर खां पिंडारी। 1817 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर हो गया टोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मारवाड़ का महाराणा प्रताप किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, स्टार लगा लीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं और बार बार पूछे जा चुके हैं। मारवाड़ का महाराणा प्रताप किसे कहते हैं? और भी एक इस पे क्वेश्चन बनता है कि महाराणा प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का महाराणा प्रताप या फिर महाराणा प्रताप का अग्रगामी, ये भी पूछा जा सकता है। अग्रज या अग्रगामी भी बोल सकते हैं। अग्रगामी किसको बोलेंगे? जो महाराणा प्रताप से पहले हुआ था और महाराणा प्रताप के जैसे ही काम करता था, इस वजह से इसको अग्रगामी बोला गया। और अग्रज का भी यही अर्थ होता है कि जो महाराणा प्रताप से पहले हुआ था। तो इनको महाराणा प्रताप का अग्रज या फिर अग्रगामी क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगलों की अधीनता अपने जीते जी कभी स्वीकार नहीं की थी। और जो जो राजा का नाम है इसमें से जो आंसर होगा, उन्होंने भी कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसी वजह से इनको मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहा जाता है। अब बताइए इसका आंसर क्या है? अमर सिंह, दुर्गादास राठौड़, रावचंद्र सेन या लूणकरण? तो इसका सही आंसर है रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन ऐसे राजा थे जो मारवाड़ के महाराणा प्रताप कहलाते थे और ये फिर महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता था। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, जो चंद्रसेन जी थे वो मालदेव के पुत्र थे। मालदेव जोधपुर का शासक था और इनकी पत्नी रूठी रानी के नाम से जानी थी, जिनका वास्तविक नाम है उमादे। उमादे या रूठी रानी। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे नोट करते हुए चलिएगा। एक क्वेश्चन में देख लीजिए अपन कितने सारे क्वेश्चन करते हैं। तो मालदेव, इसके पिताजी के नाम, इनका पिताजी का नाम था मालदेव, जो कि जोधपुर के शासक थे, मारवाड़ के शासक थे। और इनकी पत्नी थी उमादे, और उमादे के पुत्र थे रावचंद्र सेन। और उमादे को इतिहास में रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। ये रूठ करके चली गई थी, मालदेव से रूठ करके चली गई थी, इस वजह से इनको रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। और रूठ करके गई कहाँ थी? तारागढ़, अजमेर। अजमेर का जो दुर्ग है तारागढ़, गढ़ बीठली जिसको कहते हैं। बीठली पहाड़ी पर बना हुआ है, इस वजह से उसको गढ़ बीठली कहते हैं। देखो एक साथ याद रख सकते हैं आप। रूट करके कहाँ गई? अजमेर चली गई। कौन से दुर्ग में? तारागढ़ दुर्ग में। तारागढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? गढ़ बीठली। गढ़ बीठली क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि बीठली पहाड़ी पर बना हुआ है। ऐसे एक सारे के सारे एक साथ आप सीक्वेंस से याद रख सकते हैं। तो मारवाड़ का महाराणा प्रताप रावचंद्र सेन को कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, मराठों द्वारा राजस्थान के राजाओं से लिया जाने वाला कर कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी स्टार लगा लीजिए। अभी ऊपर अपन बात करके आए हैं हुरडा सम्मेलन की, बस ये वही क्वेश्चन है, हुरडा सम्मेलन। उसमें अपन ने ये डिस्कस नहीं किया था कि कर का नाम क्या है और हुरडा सम्मेलन हुआ क्यों था, ये डिस्कस नहीं किया था। ये सम्मेलन इसी वजह से हुआ था क्योंकि मारवाड़ के मराठों द्वारा, जो मराठा थे मुंबई साइड के इलाके में, जो मराठा वाला एरिया कहलाता था, तो वो मराठा थे, वो राजस्थान के राजाओं से भी शक्तिशाली थे और राजस्थान के राजाओं को डरा के धमका के उनसे कर लेते थे कि आपको रियासत अपनी रखनी है अपने पास में तो हमको टैक्स चुकाना पड़ेगा। और इस वजह से उससे परेशान होकर के राजस्थान के राजाओं ने हुरडा सम्मेलन बुलाया था और उस सम्मेलन में ये निश्चित किया गया था कि अब हम सबको एकजुट होकर के मराठों से लड़ना है ताकि हमें उनको कर ना देना पड़े। तो ये हुरडा सम्मेलन हुआ था। इसके लिए अब बताना पड़ेगा कि मराठे कौन से कर लेते थे उनसे, उस कर का नाम पूछ रहे हैं। तो खिराज, तलवार बंदाई कर, या जजिया कर, या जकात कर। तलवार बंदाई कर तो आप सभी जानते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है खिराज। खिराज का दूसरा नाम भी आपको याद रखना है, जो भी पूछा जा सकता है। खिराज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर जिसको चौथ कर भी बोलते हैं। ये दोनों कर एक ही नाम के हैं, तो आपको याद रखना है चौथ कर या खिराज है, जो कि राजस्थान के राजाओं से मराठे लेते थे और इससे ही परेशान होकर के उन्होंने हुरडा सम्मेलन बुलाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेवाड़ के राजाओं द्वारा मुगलों से संधि कब की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के राजाओं के द्वारा मुगलों से संधि कब की गई थी। तो इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? 1620 ईस्वी, 1597 ईस्वी, 1615 ईस्वी या 1617 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा 1615 ईस्वी में मेवाड़ के राजा, मेवाड़ कौन सा है? जो महाराणा प्रताप वाला एरिया है वो मेवाड़ वाला एरिया है, और उदयपुर के आसपास वाला। उस टाइम जब महाराणा प्रताप जब तक जीवित थे, महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी, मैं बता देता हूँ आपको, 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। और इसी दौरान 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में अमर सिंह उनका पुत्र था, जो भी काफ़ी प्रतापी शासक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अमर सिंह ने 1615 के अंदर मुगलों से संधि कर ली थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब किन किन शर्तों पे की गई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखिएगा। तो उन्होंने जो शर्तें रखी थी वो अपन देखेंगे। अब एक तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अमर सिंह ने किसके साथ संधि की थी। तो ये संधि तो की थी 1615 ईस्वी में, तो सामने तो था अमर सिंह, और संधि किसके साथ में की थी? मुगल शासक कौन था उस दौरान? अकबर नहीं था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उस दौरान शासक था शाहजहां, जिसको खुरम बोलते हैं, शाहजहां या खुरम, शाहजहां, ठीक है। तो इनके बीच में संधि हुई थी। तो मुगल की तरफ से तो खुरम या शाहजहां था, और मेवाड़ में राजा कौन थे? अमर सिंह के साथ में संधि की थी। अमर सिंह फर्स्ट भी आप याद रख सकते हैं, इसको अमर सिंह, इनको फर्स्ट भी बोला जाता है। उसके बाद में अब इस संधि के ऊपर जो मतलब शर्तें रखी गई थी, उस शर्तों के ऊपर बात करते हैं। तो अमर सिंह फर्स्ट ने कहा था, अमर सिंह फर्स्ट जी ने कहा था, इन्होंने कहा था कि एक तो मेवाड़ का राजा मुगल दरबार में नहीं आएगा, मुगल दरबार में आकर के उनके राजाओं के नीचे, मुगल राजाओं के नीचे नहीं बैठेगा। एक तो उन्होंने ये शर्त रखी थी, और दूसरी शर्त रखी थी कि हम चित्तौड़ के दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएंगे, चित्तौड़ के दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएंगे, ये उन्होंने शर्त रखी थी। और ये दोनों शर्तें मान भी ली गई थी। अमर सिंह की जगह, अमर सिंह उस दौरान राजा था, अमर सिंह की जगह उनका पुत्र कर्ण सिंह, उनका पुत्र कौन था? कर्ण सिंह, वो मुगल दरबार में जाता था। कर्ण सिंह मुगल दरबार में जाता था, जबकि राजा जो था अमर सिंह वो मुगल दरबार में नहीं जाते थे, और चित्तौड़ के दुर्ग की मरम्मत भी मुगलों के द्वारा ही करवाई जाती थी। ये आपको दोनों ध्यान रखना है। और भी इस पर काफ़ी सारी डिटेल में बात हो सकती है, लेकिन वो किसी और वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए कितने शिष्टमंडल भेजे गए? स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए कितने शिष्टमंडल भेजे गए? सबसे पहले देखेंगे शिष्टमंडल भेजे किसने? अकबर ने। अकबर किसी भी तरीके से, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना चाहता था, अपने अंदर मतलब गुलाम के हिसाब से रखना चाहता था कि अपने हमारे अंडर में आकर रहने लगे। लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने जीते जी कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की, कभी भी संधि नहीं की। तो अकबर ने शिष्टमंडल भेजे थे, कितने भेजे थे वो क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, 6, 4, 5 या 3। तो इसका सही आंसर 4 शिष्टमंडल भेजे थे। अब 4 शिष्टमंडल कौन कौन से थे वो बहुत ही अच्छे ट्रिक से आपको याद करवा देता हूँ मैं। जम्मा, ये देखिए ऐसे पढ़िएगा, चलो ऐसे लिख देते हैं अपन, जम्मा भाटो, मतलब जिनको भेजा वो एकदम भाटो जैसे थे। राजस्थानी भाषा आप जानते हैं, एकदम जम्मा भाटो है कहीं, ऐसे बोलते हैं अपन। तो उसी तरीके से आप लिखोगे जम्मा भाटो। तो जैस हो गया जलाल खां, जलाल खां के, मास हो गया मान सिंह, भैंस हो गया भगवान दास, भगवान दास, और टोस हो गया टोडरमल। मैं आपको वापस लिख देता हूँ ये सारे के सारे, तो देखिएगा वापस से लिख देते हैं अपन, जम्मा भाटो, जम्मा भाटो क्या, ये ट्रिक है जो शिष्टमंडल भेजे गए थे। शिष्टमंडल का काम क्या था? अकबर की तरफ से जाना और इनको महाराणा प्रताप को कहना कि आप अकबर से संधि कर लीजिए, और समझाने का कार्य करते थे कुल मिलाकर के। तो जैसे हो गया जलाल खां, जलाल खां, उसके बाद में मैं से हो गया मान सिंह, मान सिंह कच्छा जो कि जयपुर के शासक थे। भैंस हो गया भगवान दास, भगवान दास, और टैस हो गया टोडरमल। तो अब आपको फर्स्ट और लास्ट याद रखने हैं। फर्स्ट नंबर पे किसको भेजा था? जलाल खां को। जलाल खां का पूरा नाम है जलाल खां कोरची,
और लास्ट नंबर पे भेजा था टोडरमल को। ये बहुत बार पूछा जाता है, तो जमा बाटों से आप याद सकते हैं। अधीनता स्वीकार करने के लिए शिष्टमंडल भेजे थे, कितने भेजे थे? 4 भेजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान प्रताप का सेनापति कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर बताइए कि हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान कौन था जो कि महाराणा प्रताप के साथ में उनका सेनापति था? आसफ खां, हाकिम खां सूर, हसन खां मेवाती या बदायूनी? तो इसका सही आंसर है हाकिम खां सूर महाराणा प्रताप का सेनापति के रूप में था। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में ये देखिएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब था, ये बहुत बहुत डेट पूछी जा सकती है। तो आपको याद रखना है 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और कहीं कहीं आपको 21 जून भी देखने को मिलेगा। तो दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, अगर दोनों एक साथ मिलेंगे तो आपको बोनस अंक मिलेगा, ये आप ध्यान रखना। तो 18 जून और 21 जून अगर दोनों एक साथ मिलेंगे तो पूरे पूरे चांसेज हैं कि आपको बोनस अंक मिलेगा। और उसके बाद में देखिएगा हल्दी घाटी का मैदान पड़ता कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है राजसमंद जिले के अंदर हल्दी घाटी का मैदान पड़ता है। और जो हाकिम खां सूर था, इसको सूरी भी बोलते हैं कई लोग, वैसे मूल नाम तो इनका हाकिम खां सूर था, कई लोग इनको सूरी बोलते हैं, हाकिम खां सूरी। तो हाकिम खां सूरी जो है वो इनके सेनापति थे। और हाकिम खां सूरी अवार्ड दिया जाता है राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में हाकिम खां सूर अवार्ड दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्यों दिया जाता है? क्योंकि मुस्लिम थे ये हाकिम खां सूर और ये महाराणा प्रताप थे जो हिंदू थे। तो इस प्रकार से सद्भावना को देखते हुए राष्ट्रीय एकता, सद्भावना फैलाने की वजह से राष्ट्रीय एकता का पुरस्कार हाकिम खां सूर पुरस्कार के नाम से आता है। और एक महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है और हाकिम खां सूर पुरस्कार राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आपको दोनों फैक्ट ध्यान रखने हैं। और एक फैक्ट बता देता हूँ, आसफ खां कौन था? आसफ खां था जो हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था, एक साइड तो थे महाराणा प्रताप और दूसरी साइड था मान सिंह। अकबर की साइड से कौन लड़ रहा था? मान सिंह। तो मान सिंह जिसको सेनापति के रूप में अपने साथ में लेकर गया था या फिर जिसके साथ में युद्ध कर रहा था, तो मान सिंह के साथ में कौन लड़ रहा था? आसफ खां। तो ये दोनों मिलकर के महाराणा प्रताप से लड़ रहे थे। मान सिंह और आसफ खां मिलकर के महाराणा प्रताप से हल्दी घाटी का युद्ध लड़ रहे थे और सेनापति था महाराणा प्रताप का हाकिम खां सूर या शेर सूरी, जो भी आप बोलते हैं। तो आप समझ चुके होंगे ये हल्दी घाटी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आप एक साथ याद कर सकते हैं। देखिएगा इसका, तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था। चित्तौड़गढ़, कटारगढ़, भैंसरोडगढ़ या कुंभलगढ़? ज़्यादातर बच्चे इसको कुंभलगढ़ कर देंगे, जबकि इसका आंसर सही ये नहीं है। इसका सही आंसर है कटारगढ़ दुर्ग में। महाराणा प्रताप का जन्म कटारगढ़ दुर्ग में हुआ। अब कटारगढ़ दुर्ग है कहाँ पे, तो आप सभी जानते हैं कटारगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है, ये आप सभी को ध्यान में होगा। तो कटारगढ़ दुर्ग है तो कुल मिला के कुंभलगढ़ में, और कुंभलगढ़ दुर्ग खुद कहाँ पे, कौन से जिले में, तो याद रखना है राजसमंद जिले में। ये दोनों दुर्ग किसकी बात हो रही है? राजसमंद जिले के अंदर ये बात हो रही है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? राजसमंद जिले के अंदर है। और यह खुद जो है कटारगढ़ दुर्ग वो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख। जो इसके अंदर कटारगढ़ है उसको, इनको क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख। मेवाड़ की आंख के नाम से इसको जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था राणा कुंभा के द्वारा। राणा कुंभा के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। और फैक्ट देखिएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जो दुर्ग पड़ता है कटारगढ़ दुर्ग, इस दुर्ग के अंदर राणा कुंभा बैठा था। कौन बैठा था? कुंभा बैठा था। और कुंभा के पुत्र उदा के द्वारा कुंभा की हत्या कर दी गई थी, इनकी हत्या कर दी गई थी। राणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र उदा के द्वारा कर दी गई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि मेवाड़ का पितृहंता किसे कहते हैं? मतलब अपने पितृ को ही मारने वाला होता है पितृहंता। तो मेवाड़ का पितृहंता उदा को कहते हैं, क्योंकि उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या कर दी थी। इस कटारगढ़ दुर्ग से उनको धक्का देकर के नीचे गिरा दिया था, इस वजह से आपको ध्यान रखना है। और महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? कटारगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था। और कब हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म? तो आपको याद रखना है 9 मई 1540 के अंदर कटारगढ़ दुर्ग के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और मृत्यु आपको मैं पहले ही बता चुका, 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। और भी बहुत सारी बातें हैं इसके ऊपर, वो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, किस राजा द्वारा श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए और स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो किस राजा के द्वारा
श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था? करण सिंह, जगत सिंह फर्स्ट, या राज सिंह, या जय सिंह? तो इसका सही आंसर है राज सिंह। राजा राज सिंह के द्वारा श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, जो ये श्रीनाथ जी का मंदिर है वो श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण कब करवाया गया? तो ये आपको देखें कि राज सिंह के द्वारा करवाया गया। कब करवाया गया? 1672 के अंदर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। और कहाँ पे करवाया गया श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण? आपको याद रखना है राजसमंद जिले के अंदर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। और राजसमंद में ही राजसमंद झील है, उस झील का निर्माण भी राज सिंह के नाम द्वारा ही करवाया गया है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में जितना ज़्यादा हो उसके शेयर कीजिए, इससे हमें भी ऐसे वीडियो और लेके आने का मोटिवेशन मिलता है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।